इसके पहले जब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता था कि दो प्रकार के वाक्य आते थे। एक ऐसा वाक्य जो सिंपल होता था, जैसे वह खा चुका था, वह गा चुका था, जैसे वाक्यों के अंत में चुका चुकी चुके के पश्चात सीधे था आ रहा था। और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता था जहाँ दो वाक्य आफ्टर अथवा बिफोर से क्या होते थे, जुड़े होते थे। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो दो प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हम लोग कहाँ कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी दो तरीके से होगा। एक तो जहाँ सिंपल सेंटेंस का अध्ययन हम लोग करेंगे और दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्टडी हम लोग करेंगे, जहाँ दो अलग अलग वाक्य बिफोर से और आफ्टर से, बिफोर से क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले वाक्य की पहचान भी तो जाननी जरूरी होगी। लगने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या रूप होगा, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, सब जानने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए पहचान, वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुका होगा, चुकेंगे जैसे शब्द क्या है, आएंगे। चुकेगा, चुका होगा, चुकेंगे जैसे शब्द आएंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में पूरे फ्यूचर में शैल विल रहेगा, पूरे फ्यूचर में शैल अथवा विल रहेगा। जैसे देखिए विल और शैल ये पूरे फ्यूचर में रहेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव। जैसा कि आप लोग जानते हैं आई अथवा वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब में का क्या रूप होगा, जब परफेक्ट होगा, कहीं पे भी अगर परफेक्ट आता है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यही है पूरा इसका एक छोटा सा हिस्सा जिसको हमें जानने की ज़रूरत थी। अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को जब देखेंगे तो हम तब जानेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसको करने का स्वरूप क्या होता है। तो आइए चलते हैं सीधे अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग दो स्ट्रक्चर लिखे। हमने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस होगा और एक कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसीलिए स्ट्रक्चर दो है। इसकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। दूसरा स्ट्रक्चर है सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे दो वाक्य होंगे ना, दो वाक्य में पहले को हम परिवर्तित करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और दूसरे को बिफोर से जोड़ेंगे, दूसरे वाक्य को बिफोर से जोड़ेंगे और पूरे वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। सबसे पहले वाले वाक्य को जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और दोनों वाक्य को किससे जोड़ेंगे, बिफोर से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं जो सिंपल सेंटेंस होता है, उसके बाद देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल और उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने दो एग्जाम्पल को लिखा। मुकेश अब तक आगरा पहुंच चुका होगा, मुकेश अब तक आगरा पहुंच चुका होगा, हम कल तक यह कार्य कर चुकेंगे। अब यह है सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी दो वाक्य नहीं है, पूरा वाक्य मुकेश अब तक आगरा पहुंच चुका होगा, हम कल तक यह कार्य कर चुके होंगे। आगरा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ पे क्या है, ताजमहल। तो मुकेश अब तक आगरा पहुंच चुका होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पता करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट पता करने का सबसे आसान तरीका है कि पूरे वाक्य में मुकेश अब तक आगरा पहुंच चुका है या पहुंच चुका होगा, तो प्रश्न करिए कि कौन अब तक आगरा पहुंच चुका होगा, कौन अब तक आगरा पहुंच चुका होगा। तो जो जवाब मिलेगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा।
तो मुकेश को लिखिए सब्जेक्ट, देखिए सबसे पहले क्या हो गया सब्जेक्ट। हमने कहा कि आई अथवा वी के साथ किसका प्रयोग, शैल के साथ, शैल का, बाकी के साथ विल का। तो मुकेश के साथ विल का प्रयोग होगा, मुकेश विल हैव। सबसे पहले सब्जेक्ट मुकेश हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब पहुंचना की अंग्रेजी होती है रीच, REACH, रीच। रीच की होगी थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की प्रयोग होगी, मुकेश विल हैव रीच्ड, मुकेश विल हैव रीच्ड आगरा बाई नाउ। देखिए मुकेश विल हैव रीच्ड आगरा बाई नाउ, मुकेश अब तक आगरा पहुंच चुका होगा, मुकेश विल हैव रीच्ड नाउ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर जगह प्लेस, फिर समय आपका। मुकेश विल हैव रीच्ड आगरा बाई नाउ। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, हम कल तक यह कार्य कर चुकेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम है तो वी के साथ शैल का प्रयोग, वी शैल हैव फिनिश्ड, वी शैल हैव डन लिखेंगे, डन। अब डन क्यों लिखे, डू मतलब होता है करना, कार्य करने की अंग्रेजी होती है डू। डू की सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। वी शैल हैव डन दिस वर्क, देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और समय कल तक बाय टुमारो। We shall have done this work by tomorrow. हम कल तक यह कार्य कर चुकेंगे। देखिए हम कल तक यह कार्य कर चुकेंगे। We shall have done this work by tomorrow। या अब देखिए हम कल तक यह कार्य कर चुकेंगे, We shall have done this work by tomorrow। अब यह आपका सिंपल सेंटेंस खत्म हुआ। अब हम इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं और उसका अनुवाद कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर हमने लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो प्रकार के वाक्य आएंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लिख लीजिए, मैं ओरली बोल दे रहा हूँ कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पूरा इस तरह, फिर बिफोर से जोड़ेंगे और दूसरे वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे उसका ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल, पुलिस के वहां पहुंचने से पहले चोर भाग चुकेंगे। ये देखिए एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। किसका एग्जाम्पल है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। देखिए पुलिस के पहुंचने और चोर का भागना, पुलिस का पहुंचना और चोर का भागना किससे जुड़ा है? पहले से। तो सबसे पहले कौन सा कार्य होगा?
यही जानने की ज़रूरत है कि सबसे पहले कौन सा कार्य होगा। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुकेंगे, तो निश्चित रूप से यही है कि चोर का भागना क्या है, सबसे पहला कार्य है। तो अब इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे, चोर के भागने का ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे। चोर भाग चुकेंगे, चोर भाग चुकेंगे, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे सब्जेक्ट। थीप्स सबसे पहले सब्जेक्ट। देखिए थीप की स्पेलिंग होती है THIEF, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा THIVES। इसका प्लूरल इस तरह बनता है थीप का THIEVES। चोर भाग चुकेंगे, चूँकि प्लूरल कई चोर हैं तो इसका प्लूरल लिखेंगे THIEVES, ये इसका प्लूरल होगा। थीप्स, अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव। थीप्स विल हैव गॉन, भागना की अंग्रेजी या चले जाना। द थीप्स विल हैव गॉन। देखिए चोर भाग चुकेंगे, थीप्स विल हैव गॉन बिफोर। अब पुलिस के वहां पहुंचने से पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले, अब इसकी अंग्रेजी होगी बिफोर द पुलिस। पहुंचना की अंग्रेजी होती है रीच, REACHES। पुलिस रीचेज। थीप्स विल हैव गॉन बिफोर द पुलिस रीचेज देयर। Thieves will have gone before the police reaches there। सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ, चोर के भागने का, तो thieves will have gone before the police reaches there। अब इसको इंडिफिनिट में किए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब में, साधारण वाक्य के हेल्पिंग वर्ब में यस अथवा ईएस को जोड़ते हैं। तो thieves will have gone before the police reaches there। जब हम घर पहुंचेंगे तो सूर्य अस्त हो चुकेगा। जब हम घर पहुंचेंगे तो सूर्य अस्त हो चुकेगा, तो सबसे पहले कौन सा कार्य होगा, सूर्य के अस्त होने का या हमारे घर पहुंचने का। तो सबसे पहले कार्य होगा सूर्य के अस्त होने का, लेकिन इसको इस तरह बनाएंगे व्हेन वी रीच When we reach home। देखिए दो चीज़ है, एक तो जब वाक्य को पहले से जोड़ेंगे तो पहले शब्द से जोड़ेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस वाला वाक्य के अंत में आएगा। देखिए वाक्य के अंत में आ रहा है, लेकिन जब वही when से जोड़ रहे हैं तो पहले आ गया। When we reach home the sun। अब इसको करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। देखिए व्हेन वी रीच होम, इसको हमने किया किस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। फिर अब इसको करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। सूर्य अस्त हो चुकेगा, द सन विल हैव सेट। When we reach home the sun will have set। अब हम चलिए नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आप लोगों को एक चीज़ करनी होगी कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अध्ययन आप लोगों को पहले वाली वीडियो में, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का लिंक रखा हूँ, आप लोग उस पर क्लिक करिए और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल रेगुलेशन, कहाँ पे यस अथवा ईएस लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, सारी चीज़ों का जो हमने वहाँ पे
बता रखा है, तो आप लोग कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वहाँ पे जाइए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान, उसके लगने वाली हेल्पिंग वर्ब, उसका स्ट्रक्चर, सब कुछ हमने बता दिया है। तो फिर से यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए हम सीधे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। वही कार्य यहाँ पे भी होगा कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दोनों को जोड़ेंगे बिफोर से। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, फिर बिफोर से जोड़ के, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आइए सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व, पूर्व मतलब भी होता है पहले। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेल नहीं जा चुकी होगी। तो रेल का जाना पूर्व मतलब कि तुम स्टेशन पर गए उससे पहले, तो जाने वाला कार्य बाद में हुआ और ट्रेन के जाने का कार्य पहले हुआ। तो सबसे पहले कार्य हुआ रेल नहीं जा चुकी होगी, तो इसका अनुवाद करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट होगा द ट्रेन। देखिए द ट्रेन विल, अब हेल्पिंग वर्ब, अगर दो हेल्पिंग वर्ब है तो दो हो तीन हो जो भी, तो सबसे पहली वाले के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो द ट्रेन विल नॉट, अब लगाएंगे हैव गॉन, बिफोर से जोड़ेंगे इसे यू रीच, REACH, रीच स्टेशन। यहाँ पे द का प्रयोग, द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब में यस अथवा ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखिए। द ट्रेन, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसको फ्यूचर परफेक्ट में कर रहे हैं। द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी होगी। यह लड़का 10 बजे से पूर्व परीक्षा भवन नहीं पहुंच चुका होगा। तो दिस बॉय विल नॉट हैव अपीयर इन द एग्जामिनेशन हॉल। परीक्षा भवन की अंग्रेजी एग्जामिनेशन हॉल। देखिए दिस बॉय विल नॉट हैव अपीयर इन द एग्जामिनेशन हॉल, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं, अपीयर इन द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 10। This boy will not have appeared the examination hall। कब से नहीं पहुंच चुका होगा, 10 बजे से पूर्व, तो बिफोर 10। This boy will not have appeared in the examination hall before 10। यह लड़का 10 बजे से पूर्व परीक्षा भवन नहीं पहुंच चुका होगा। This boy will not have appeared in the examination hall before 10। तो अब हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया। अब इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे, लेकिन 1-2 मिनट और जब हम कुछ नई चीज़ों, आपको कहे थे कि कुछ नई चीज़ बताएंगे, तो अब उसकी बारी आ गई है। और उसके बाद जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे।
देखिए, हमने आपसे कहा था कि वीडियो के अंत में कुछ चीज़ों को मैं बताऊंगा, तो बताने का मतलब यही है कि अब जैसे आज अगर हम महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे, आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि आप जान सकें। खासकर मेरा टारगेट वे बच्चे हैं जो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, और अगर आप जानते हैं तो बेहतर है आप। लेकिन आज मैं महात्मा गांधी के बारे में, कल किसी और के बारे में, इसी तरह यह एक चलता रहेगा क्रम कि लगातार हम भारत में हैं और भारत के लोगों को, जो हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने में, हमारे देश को स्वतंत्र कराने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनके बारे में बताने का प्रयास हम लोग करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को याद रखे और जान सके। तो महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले के काठियावाड़ नामक जगह पर हुआ था। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली देवी था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मृत्यु इनकी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इनकी हत्या कर दी गई थी। और इनकी किताब है, सबसे प्रसिद्ध किताब है इनकी सत्य के प्रयोग, और एक है स्वराज्य, मेरे सत्य के प्रयोग। इन्होंने इसमें लिखा है कि मैं जो चीज़ें सही मानता हूँ उसका मैंने खुद के ऊपर कैसे प्रयोग किया है। और सत्य के प्रयोग को आप पढ़िए, यह एक बेहद ही अच्छी बुक है। इसमें ज़्यादा अंश आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका में जब ये रहने गए थे, वहाँ का जो आंदोलन इन्होंने किया था। और स्वराज्य को भी पढ़िए, इसमें प्रश्न और उत्तर के माध्यम से चीज़ों का वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी के 2 अस्त्र थे, सत्य और अहिंसा। उसी के बदौलत इन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का प्रयास किया है। और ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इनकी एक किताब आप ज़रूर पढ़िए, सत्य के प्रयोग। इन्होंने आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन इनका सबसे प्रमुख आंदोलन था। तो इसी तरह मैं हर एक वीडियो में एक व्यक्तित्व को उठाऊंगा, एक पर्सनालिटी को उठाऊंगा, और उसकी टीचिंग क्या है उसको आपको बताऊंगा। और इसी के साथ आप वीडियो हमारा देखें, और बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे।